हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होशियार इंडिया मैथ पर। मैं सनी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप? बढ़िया ही होगे, मैं आशा करता हूं। तो आज हम भौतिक विज्ञान क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद क्लास एंड रिटन क्लास नोट्स के द्वारा आपको समझाया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, पर वीडियो पूरी देखना। आप कंटेंट को हल्के में मत लेना, यह कंटेंट बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करते हैं। विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, विद्युत की कहलाती है। आवेश हैं Q1 Q2, ये दो आवेश हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया कहलाती है, तो वही विद्युत की कहलाती है, अर्थात विद्युत की कहलाती है। स्थिर विद्युत की और गति विद्युत की। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों के मध्य, बस यही में स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली, जैसे कि ये दो आवेश है, स्थिर यही जगह पे हैं, तो स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली। गति विद्युत की यदि ये गतिमान है, मोशन कर रही हैं, अब ये अपनी चाल दूरी परिवर्तित कर रही हैं, तो यह गति विद्युत की कहलाती है। स्थिर विद्युत में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें विद्युत के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। उत्पन्न होता है, जबकि गतिक विद्युत में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। आवेश, अब पढ़ेंगे आवेश, जैसे कि ये होता है क्यू को आवेश को Q से डिनोट करते हैं, अर्थात इसे अंकित करते हैं। आवेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वेग, कोई भी वस्तु जैसे कि पेन, वेग जिसके कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। यहाँ के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर यह हम रगड़ेंगे तो याद या मैंने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि वह अपनी ओर आकर्षित करा हो। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक की तरह कार्य ही करे। आप यह सब तो जानते हैं। अगर शक्ति आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश, ऋणावेश। धनावेश वो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Q, ये पॉजिटिव धनावेश, और -Q ये ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। परमाणु होते हैं N, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तो इनका प्लस आ जाता है, तो ये धनावेश परमाणु कहलाते हैं। तो इन परमाणु का यह गुण धनावेश, वस्तु धनावेशित होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है Cl-, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वह वस्तु ऋणावेश कहलाती है। वह वस्तु ऋणावेश कहलाती है। तो धनावेश और ऋणावेश प्रक्रिया ऋणावेश कहते हैं। इसी चीज़ को हम परिभाषा के अनुसार पढ़ेंगे। धनावेश, जब किसी वस्तु के यहाँ परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो वस्तु धनावेश है, तथा वस्तु का वैगुण धनावेश। जब ऋणावेश, यही सब डिटेल बता रहे हैं। जब किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है Cl, तो उस वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेश आ गया तो वस्तु का यह गुण ऋणावेश कहलाता है। आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म होते हैं समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं ना, +Q, एक दूसरे से दूर हटे, ये पास नाम है। अब असमान प्रकृति के आवेश होंगे, ये एक दूसरे के पास हमें। पॉजिटिव प्लस माइनस रहेगा तो ये दूर हटवे को कार्य, प्लस माइनस है तो दूर ना हटे, तो कम ही तो है दूरी। प्लस माइनस रहेगा, प्लस ही रहेगा, तो दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और एक है तो
ई एक है, ई एक है, तो ई एक अगर दूरी बढ़ गई कितना बड़ी, दो है कितना है, ई एक है, ई एक है, ई प्लस को एक है, ई माइनस को तो जीरो दूरी है। इसी प्रकार अगर प्लस प्लस आवेश हो तो दूरी बढ़ेगी, माइनस माइनस आवेश तो दूरी घटेगी, धनावेश आवेश। और इसी को परिभाषा करूँ, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश को आकर्षित करते हैं। प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, सामान्य तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस आकर्षण होता है, क्योंकि घटेंगे एक एक माइनस बताई मैंने तुमको जीरो। आवेश संरचित रहता है, अधिक कोई आवेश होता नहीं, उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते, यह हमेशा संरचित रहता है। संरचित रहता है मतलब जिसे ना ही खत्म किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही यह बना सकें, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने ई आवेश है, ई आवेश क्यों है, अभी मैंने तार में डाल दी, तार में डाल दी, अगर इस पेन को घिसूँगा तो मैं इस पेन में आवेश पहुँच जाएगा, अगर मैं इस कॉपी को घिसूँगा तो इस कॉपी के अंदर आवेश पहुँचाएगा। इसे रूपांतरित किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता, आवेश कहलाता है। नाव के विखंडन, नाव के विखंडन एक नाव के संलयन अभिक्रिया होती है। कोई परमाणु होता है वो छोटे छोटे कणों में टूटता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है नाव के विखंडन या नाव के संलयन कहलाती है, नहीं कहलाती। जैसे यूरेनियम, विनिमय यूरेनियम 235 प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन बराबर बोरन 141 क्रिप्टन और ऑक्सीजन ऊर्जा। अब ऊर्जा उत्सर्जित कर, अब ये दोनों टूट के छोटे छोटे परमाणु में बटे, तो एक अलावा नाव के विखंडन, अर्थात बड़े परमाणुओं को छोटे छोटे परमाणुओं में टूटना नाव के विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है। ये मैंने आपको यह अभिक्रिया के द्वारा समझा दिया और इसी के द्वारा समझा दिया। आवेशों के आधार पर बाह्य तत्वों की पहचान, अगर हम दूसरे तत्व को कैसे जोड़े, इसी प्रकार हम जोड़ के आधार पर आवेशों के बाह्य तत्व की पहचान को पहचानते हैं। ऑक्सीजन जैसे कि कार्बन 6, सी कार्बन 12, 2 हीलियम 4। आपको परमाणुओं के तत्वों के नाम अभी नहीं पता, पर आप जब धीरे धीरे पढ़ो, इन सब चीज़ को पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ की नॉलेज होने लग जाएगी। बाइकमान, शुरुआत में किसी भी इंसान को कुछ याद नहीं होता है, पर धीरे धीरे सब चीज़ की नॉलेज अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगती है। बाइकमान, अब हमने यह बाइकमान 8 से ना ऑक्सीजन का बाइकमान निकले, तो ऑक्सीजन को हम विखंडन कर रहे हैं। ऑक्सीजन एक परमाणु, इसके छोटे छोटे अणु बना दें, एक तो हीलियम बन गई, ये हमने यहाँ से देख लिया, और एक कार्बन बनेगा दूसरा में। तो इसी प्रकार हम बड़ी नाव के विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है। किसी भी नाव के आवेश में कुल आवेशों के मध्य गतिकीय योग के बराबर होता है। जैसे Q कोई नाव की प्रक्रिया है, में कुल आवेश, जैसे कोई कुल आवेश जो Q है, आवेश तो कुल में जो छोटे छोटे आवेश होते हैं, जैसे Q1, Q2, Q3 Q1, इन सब आवेशों का योग इसके बराबर ही होता है। यह आवेशों का योज्य नियम कहलाता है। योज्य नियम कहलाता है। आवेशों का योज्य नियम कहलाता है। आवेश धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा सिर्फ धनात्मक होता है। आवेशों का क्वांटीकृत, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्वगणज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी परमाणु के पूर्वगणज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, आवेश कहलाता है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यह भी वस्तु में ई के पूर्वगणज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आवेश का यह फॉर्मूला होता है कुल आवेश Q = प्लस N। Q यहाँ पर आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, प्लस माइनस चिन्ह आवेशों की प्रकृति रहती है। जैसे कि कोई पॉजिटिव आवेश हो या नेगेटिव आवेश हो। इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻⁻19 अब यह न्यूमेरिकल, यदि किसी निकाय में
400 इलेक्ट्रॉन बहुतायत हैं तो उस निकाय में कुल आवेशों की संख्या कितनी होगी। 400 निकाय बहुतायत है तो उस आवेशों की कितनी संख्या, n इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन कुल निकाय प्लस माइनस n ही रहे कितना रहे प्लस माइनस n, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस हो जाएगी, माइनस 4016। अगर 1.16 हो गई 4000 माइनस 4000 है तो 10 4 गुणा 10 की 16 चौका 64 6.4 4 गुणा 10 की 3 हो जाएगी, माइनस 16 माइनस प्लस माइनस जुड़ जाती है। 16 ना है तो 10 की 3 16 चौका 64 माइनस है तो 10 की पावर माइनस प्लस आ जाएगी, तो माइनस अगर इसे नीचे बचेंगे तो 10 की घात माइनस पावर रहेगी तो 3 से 3 कट जाएगी। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे कि 4000 यहाँ पर है 4000 हो गया माइनस का गुणा 10 की घात 19 हो जाएगा इंटू 1.6 होगा कि नहीं होगा। यदि हम 4 इंटू 10 की घात -3 करेंगे क्योंकि ई भी माइनस का माइनस हो जाएगा, ई प्लस का है सोचो। और अब इसकी प्रकृति भी माइनस की होती है। 10 की घात -19 गुणा 1.6 16 चौका 64 6.4 गुणा 10 की घात -19। अभी प्लस पॉजिटिव रहेगा, यदि माइनस है तो ये पॉजिटिव रहेगा कि नहीं, वो 10 की घात नेगेटिव रहेगा। तो और इसे ऊपर ले जाएंगे तो 19 में से ये घटेगा नहीं। यदि जैसे कि ए की पावर n तो ए की पावर n हो तो यह इसकी प्रकृति होती है ए की पावर n माइनस m होती है कि नहीं होती। ये प्लस पॉजिटिव है, माइनस से आओ माइनस से जाओ तो कोई माइनस प्लस से जाओ, प्लस से 3 कट जाएंगे 19 में 3 गए तो 16 6.4 गुणा 10 की घात 16 ये आंसर आ जाओ। ये आवेशों के दो गुणधर्म रह गए। जब वस्तु में आवेश हमेशा द्रव्यमान आवेश होगा उसमें द्रव्यमान भी होगा। यदि कोई वस्तु में आवेश हो तो वह में द्रव्यमान जरूर होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है उसमें आवेश हो। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड होता है तथा आवेश के बारे में कूलम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आवेश का मात्रक कूलम भी होता है। I = Q/T, I = विद्युत धारा, T = समय, Q = आवेश। तो Q = I × T, तो I एम्पियर इंटू T समय, सेकंड T को सेकंड रहे हो गया। कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु आवेश Q1 है वो Q2, दोनों के मध्य लगने वाला बल F होगा। F लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। दोनों आवेशों के परिमाण Q1 को परिमाण Q2 को परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। गुणनफल होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। F समानुपात 1/2 r² वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों में रिएक्शन लिखेंगे। F समानुपात Q1 Q2 परिमाण में ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे r² हो गया। तो इसे हटाएंगे, अगर समानुपात को चिन्ह को हटाते हैं कोई कांस्टेंट आता है। F = K Q1 Q2 अपॉन r²। कांस्टेंट ये राशि होती है कोई भी। अगर आपने समझने कि ये कैसे आया तो ये कोई मतलब जैसे कि हम कोई चीज़ हटा रही, यदि कोई चीज़ जैसे कि ये कोई सड़क है, इस पर अगर बांध है तो बांध हटा रहे तो हम इसकी जगह मिट्टी भी तो लगाएंगे, मिट्टी भी तो डालेंगे। इसी प्रकार
अगर हम इसे हटाएंगे तो मिट्टी डालेंगे तो ये जो मिट्टी का कार्य करते हैं वो क्या होता है, ये कांस्टेंट राशि होती है। शुरुआत में ऐसा पता नहीं चलता है कि कौन सी कांस्टेंट राशि होती है, कौन सी कांस्टेंट राशि। दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो हौले हौले आप सब सीख जाओगे। ये न्यूटन का नियम होगा। इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो हेलो, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों।